हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स रिवीजन क्लास। ओके, रिकॉन्सिलिएशन के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन आप लोगों ने ऑफ कोर्स 11th क्लास में, उसके बाद फाउंडेशन लेवल पर आप लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से पढ़ रखा है। समझ लीजिए बेसिक आइडिया वही है, बस वहां पर कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस हैं उनको रिकंसाइल करना होता है, और यहां पर कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स में जो एक्सपेंसेस, सेल्स, प्रॉफिट की एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाती है उनको रिकंसाइल करना होता है। ओके जी, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल बुक्स। फाइनेंशियल बुक्स का बेसिक आइडिया यह है कि जो कुछ भी लिखा जाएगा एक्चुअल बेसिस पर ही लिखा जाएगा। जो कुछ भी लिखा जाएगा एक्चुअल बेसिस पर ही लिखा जाएगा। मेरा मतलब है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम रिकॉर्ड करते हैं, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बुक में फिर आप रिसिप्ट्स और पेमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं ऑब्वियसली। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जो भी इनकम रिकॉर्ड करें, जो भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करें, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड करें, फाइनेंशियल बुक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो एक्चुअल में है वो लिखा जाएगा। सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक्चुअल बेसिस पर रिकॉर्ड करे जाते। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थॉट प्रोसेस ही यही है कि इनकम, एक्सपेंसेस, रिसिप्ट्स, पेमेंट जो एक्चुअल में हुई हैं वो आपको लिखनी पड़ती हैं विदाउट एनी डाउट। लेकिन जब मैं कॉस्ट बुक्स के बारे में सोचता हूं तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी लिखा जाएगा वो नॉर्मल बेसिस पे लिखा जाएगा। यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितनी कॉस्ट हमें कस्टमर से रिकवर कर लेनी चाहिए, हम तो जी वही लिखते। अच्छा, अब जब आप नॉर्मल बेसिस पे सब लिखोगे तो जो प्रॉफिट कॉस्ट बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में जो प्रॉफिट आएगा वो तो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल बुक्स का एक्चुअल प्रॉफिट और कॉस्ट बुक्स का नॉर्मल प्रॉफिट, पूरे चांसेस हैं कि ये प्रॉफिट आपस में एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि पीरियड के आखिर में ये हमेशा होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और होती है और पीरियड के शुरू में एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कुछ और होती थी। तो नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट मिलने वाला नहीं, इसका मतलब डिफरेंसेस होंगे। अब अगर वो डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंसेस को पता किया जाए और सारे एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करे जाए। इसलिए एक स्टेटमेंट बनानी एसेंशियल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, सोचिए। पॉइंट नंबर 3 में आइए, हम ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला तो यही हो गया, टू ascertain the reasons, to ascertain the reasons for difference in एक्चुअल प्रॉफिट जो फाइनेंशियल बुक से हमको पता चलेगा, एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो कॉस्ट बुक से हमको पता चलेगा। एकदम ठीक बात है। दूसरी बात, अगर हम रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसीजर में जाएंगे और आखिर में रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाती, फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट बुक्स के सारे जो रीजंस है डिफरेंसेस के, वो एक जगह आप लोग एक्यूमुलेटेड फॉर्म में लिख लेते हो, तो इससे दूसरा फायदा ये होता है कि हमको ना इन दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे एश्योरेंस हो जाता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी,
आप यूं सोचिए कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप अपने आप को एश्योर्ड फील करते हो ना कि यार हमने जो करा सही करा, यार बैलेंस शीट मिल गई। उसी तरीके से जब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मैच करती तो हम भी अपने आप को एश्योर्ड फील करवाने लगते हैं कि अरे भाई इसका मतलब फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट बुक जो है वो मैथमेटिकली सही बनाई गई है, तो वो एश्योरेंस हमको मिलने लगता है। पहली बात, जितने रीजंस हैं वो रीजंस हमको पता चल जाते हैं डिफरेंसेस के, और दूसरी बात कि हमको एश्योरेंस मिलता है कि मैथमेटिकली जो भी रीजंस हैं सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। वेरी गुड जी। पॉइंट नंबर सी, it helps in coordination among the staff okay, coordination among the staff responsible for cost books and financial books। ठीक है जी, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने का एक स्टाफ है और कॉस्ट बुक्स को प्रिपेयर करने का दूसरा स्टाफ है। जब हम कहेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, आइए उन डिफरेंसेस को जानिए, एक स्टेटमेंट बनाएं। इससे क्या होगा कि जो दो स्टाफ हैं, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, इनमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ेगा। एक चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है पीरियड को लेकर। देखो ये बात तो सच है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से बनाए जाते। अकाउंटिंग ईयर ऑफ कोर्स जो एक तरीके का फाइनेंशियल ईयर ही हुआ, लेकिन जो रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर है ना, उसके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ये रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर भी एनुअल बेसिस पर एग्जीक्यूट करना है। रिकॉन्सिलेशन तो भाई आप चाहो तो मंथली बेसिस पर करो, वैसे एनुअल बेसिस पर तो आप कर ही सकते हैं, आप चाहे तो वीकली बेसिस पर करें, मैं तो कहता हूं डेली बेसिस पे भी रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो जहां तक पीरियड का सवाल है कि रिकॉन्सिलेशन कितने पीरियड के लिए मैनेज करना है, मेरे भाई ये पीरियड आप डिसाइड करें अपनी कन्वीनियंस और सूटेबिलिटी के हिसाब से। सो पीरियड एज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। ओके, रिकॉन्सिलिएशन के इस इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं ये सोचता हूं कि आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा कर दिया जाए। एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जाए, कॉस्ट बुक्स के हिसाब से भी प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया जाए, और दोनों प्रॉफिट्स को फिर रिकंसाइल करा जाए। वेल, इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि हमारी बुक का जो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसी को सॉल्व करते हैं। ओके, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, वही क्वेश्चन दोबारा अगर हम करेंगे तो। लेकिन मैं ये चाहूंगा, मैं अपनी टेक्निकल टीम को ये इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जब हम लोग अपनी मेन क्लासेस पढ़ रहे थे तो रिकॉन्सिलेशन का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट जब किया गया था, वीडियो के उस हिस्से को वहां से निकालकर यहां पर इस रिवीजन क्लास में फिट कर दिया जाए। पेज नंबर 2.3 पर आ जाइए। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉन्सिलिएशन। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशंस। पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 lakhs, डायरेक्ट वेजेस 30 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड 16 lakhs, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 7 lakhs, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 9,60,000, बैड डेट्स दे से एबनॉर्मल 80,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ₹40,000। ठीक है जी। लीगल चार्जेस, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स, सेल्स,
क्वांटिटी सोल्ड 1,20,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स भी आपको गिवन है और वर्क इन प्रोग्रेस भी आपको गिवन है। ठीक बात है। आइए बाकी की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील्ड दैट ए नॉर्मल डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन यानी नॉर्मल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 56 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कस्टमर से रिकवर करे जाने चाहिए 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का रिकवरी रेट है ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का रिकवरी रेट है ₹8 पर यूनिट सोल्ड। They say calculate the amount of profit both as per financial records and as per cost records, और आखिर में फिर आप दोनों प्रॉफिट्स को रिकंसाइल भी करें। ठीक है जी, काम हो जाएगा। वेरी गुड जी। आइए शुरू करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। इस आंसर में टोटल 3 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करें, दूसरा स्टेप कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करें और तीसरा स्टेप दोनों प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करें। फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या यह मैं आपको पढ़ा सकता हूं? अरे मेरा इतना लेवल कहां भाई, फाइनेंशियल बुक्स के तो आप अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं। अब बताइए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैसे बनता है, क्या यह मैं आपको पढ़ाऊंगा? कैसी बात करते जी। आइए शुरू करते हैं फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिस्टम, और इसके लिए आप बनाइएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, साथ में लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ओके, डेट अगर लिखी होती तो हम भी लिख देते भाई। छोड़िए, कॉलम से बनाइएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ओके, देखो जी, आपको हो सकता है ये ज्यादा पसंद हो कि पहले बनाई जानी चाहिए डेबिट साइड, पर मैं हमेशा से पहले क्रेडिट साइड ही बनाता रहा। क्या ना, क्रेडिट साइड छोटी होती है ना, ज्यादा एंट्रीज उसमें होती नहीं, फटाफट बन जाती। आइए जी लिखते हैं। सबसे पहले आप मुझे सेल्स की इंफॉर्मेशन देंगे। लिखिएगा जी क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स। अच्छा, सोल्ड क्वांटिटी कितनी है? 1,20,000 यूनिट्स। आप इस बात को लिखिए 1,20,000 यूनिट्स, और साथ जो सेल्स का अमाउंट है आप वो भी रिकॉर्ड करें। कितना सेल्स का अमाउंट है? 1,20 lakhs। यही है जी, 1,20 lakhs है ना? हाँ जी साहब, एकदम ठीक है। अच्छा, सेल्स के बाद फिर आप लिखना चाहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आपको 2 क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन हैं, एक तो फिनिश्ड गुड्स और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका अमाउंट आपको गिवन है 3,20,000, और साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपको क्वांटिटी कितनी गिवन है। क्वांटिटी आपको गिवन है 4,000 यूनिट्स। आप लिखें क्वांटिटी 4,000 यूनिट्स। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसके क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आपको कितना गिवन है? 2,40,000। तो आपने वर्क इन प्रोग्रेस भी रिकॉर्ड किया, सही है। ओके, क्या आपको लगता है क्रेडिट साइड पे कोई और एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए? आप कहेंगे सर जहां तक ट्रेडिंग अकाउंट का सवाल है और कोई एंट्री दिखती तो नहीं है। हां, कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं P&L अकाउंट में आती, जैसे वो कहते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, जैसे वो कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा,
आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाऊंगा, P&L अकाउंट अलग बनाऊंगा? अलग अलग बनाने से फायदा? इस पर आप कहेंगे सर फायदा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करिएगा? मैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि फाइनेंशियल बुक्स में नेट प्रॉफिट कितना है। तो आप मेरे से ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाऊंगा, P&L अकाउंट अलग बनाऊंगा। नहीं, आप भी मत बनाइएगा, एग्जाम में ये गलती मत करिएगा। ऑब्जेक्टिव है नेट प्रॉफिट बताने का, तो जबरदस्ती ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करते हो भाई? तो इसीलिए कंबाइंड कर दीजिए। जैसे वो कहते हैं डिविडेंड रिसीव्ड ₹1 लाख, आप लिखिए क्रेडिट साइड पर डिविडेंड रिसीव्ड ₹1 लाख। सही है जी। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड के बाद नेक्स्ट वो कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹20,000। आप इसको रिकॉर्ड करें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹20,000। मेरे ख्याल से और तो कोई क्रेडिट साइड की एंट्री हमको नहीं दिख रही। क्रेडिट साइड कुल मिलाकर ऐसा ही है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड के दो अमाउंट्स आपने और रिकॉर्ड करे। डेबिट साइड पर आने का टाइम आ गया। डेबिट साइड पे पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे दिख रही है, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन ₹50 लाख। ओके, तो आपने रिकॉर्ड किया डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन ₹50 लाख। देन डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट आप बताएंगे 30 लाख। ओके, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस इन दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट वो आपको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स 16 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 7 लाख। ओके जी, देन दे से रिकॉर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 9,60,000। ओके, selling and distribution overheads, the amount to be recorded ₹9,60,000। वेरी गुड, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते। अब आप ये बताएं, बैड डेब्ट्स के साथ अगर एबनॉर्मल लिखा है तो क्या करें? आप कहेंगे सर फाइनेंशियल बुक्स में इन बातों को नहीं सोचा जाता। नॉर्मल, एबनॉर्मल, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के इश्यूज हैं। फाइनेंशियल बुक्स में तो हर इवेंट एक्चुअल बेसिस पे लिखा जाता है, भले ही वो नॉर्मल हो, भले ही वो एबनॉर्मल हो। तो बैड डेब्ट्स लिख दीजिए। तो ठीक है भाई, लिख देते हैं। और क्या, कितना है वैसे? 80,000। ज्यादा दिमाग पर बोझ मत डालिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सोच क्या है कि ज्यादा दिमाग मत खर्च कर रखो भाई, जो है बस लिख दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ द अमाउंट इज ₹40,000। ठीक है, आप लिखेंगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, और अमाउंट कितना गिवन है? ₹40,000। वेरी गुड। देन दे से लीगल चार्जेस 10,000। ओके, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करें लीगल चार्जेस ₹10,000। और अब आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी एंट्री है जो हम लिखना भूल गए भाई? आप सोचें, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बैड डेब्ट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस,
ओके, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, हम सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आप जानते हैं अगर तो बैलेंसिंग फिगर आ गया डेबिट साइड पे तो भैया ये हो गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ओके, शुरू करें जी। 1,20,00,000 की तो सेल्स हो गई, ठीक है। 3,20,000, 2,40,000 और ये 1,20,000। मुझे क्रेडिट साइड का टोटल दिख रहा है 1,26,80,000। अच्छा, माइनस डायरेक्ट मटेरियल डिडक्ट हुआ, डायरेक्ट वेजेस डिडक्ट हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने माइनस किया, 7 लाख का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, 9,60,000 का सेलिंग ओवरहेड्स, बैड डेब्ट्स 80,000 डिडक्ट हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 डिडक्ट हुए और लास्ट में मैंने लीगल चार्जेस भी 10,000 माइनस किया। ठीक है भाई साहब, डेबिट साइड पर ही बैलेंस आया है और बैलेंस कितना आया है 12,90,000। वाह जी वाह, ये आपने क्या रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट बैलेंस। ठीक है, ओके, फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट आपने मुझे कितना बताया 12,90,000। अच्छा, अब आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और आप मुझे कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएं और कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट और फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट को फिर हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा। वो खैर हमारा स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 1 हो चुका है, फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। मैं अगली स्लाइड पर आना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया है और कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, क्या करें? अरे यूनिट कॉस्टिंग की 7 क्लासेस में आप लोगों ने क्या सीखा है कि कॉस्ट शीट बनाई जाती है और कॉस्ट शीट के माध्यम से ही तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सही बात है कि नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं और कॉस्ट शीट बनाने के सिस्टम को शुरू किया जाए। ठीक है जी, आप इसके लिए रेलिवेंट कॉलम्स बनाएं। एक तो हेडिंग आपकी तरफ से हो गई पर्टिकुलर्स और दूसरा अमाउंट। ठीक है, लीजिए जी। अच्छा, कॉस्ट बुक्स में क्या लिखा जाता है? कॉस्ट बुक्स में लिखा जाता है नॉर्मल कॉस्ट, बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट कस्टमर से आपको रिकवर करनी चाहिए। शुरुआत आप करिएगा डायरेक्ट मटेरियल से। लिखिए लिखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें जो इंफॉर्मेशन नंबर ए है उसमें लिखा गया है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए 56 लाख। हालांकि आप ये कह सकते हैं सर ये बात समझ में नहीं आई, फाइनेंशियल बुक्स में तो 50 लाख लिखा था। अरे प्यारे, फाइनेंशियल बुक्स में तो आपने लिखा एक्चुअल, जो हो गई कॉस्ट आपने लिख दी, पर हम तो बता रहे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी। हां, अगर क्वेश्चन मुझे ये नहीं बताता तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर हो जाता। जैसे डायरेक्ट मटेरियल्स के बाद जो दूसरी कॉस्ट हमको ऐड करनी चाहिए वो है डायरेक्ट वेजेस। अब आपने हमको नहीं बताया कि कॉस्ट बुक्स के हिसाब से डायरेक्ट वेज कॉस्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितना होना चाहिए, तो फिर हम क्या करें? फिर हम लोग यही लिख लेंगे भाई जो फाइनेंशियल बुक्स में लिखा है। मान लो वही नॉर्मल कॉस्ट है, दैट इज ₹30 लाख। ऐड करिएगा 30 लाख। चलिए दोनों का करिए टोटल, क्या ये आ गया ₹86 लाख? हां जी, 86 लाख आ गया। आप इसको क्या कहना चाहेंगे? प्राइम कॉस्ट। ओके, आपको लगा होगा कि यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर हो गया, कॉस्ट शीट निपट गई।
अरे भाई अभी और एक और ये क्लास और एक और जो अगली क्लास है उसमें कॉस्ट शीट चलता रहेगा। चलिए अब हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि कस्टमर से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फैक्ट्री ओवरहेड्स की रिकवरी आपको कितनी करनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा ये आपको कितना गिवन है, रिकवरी रेट दे से 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। सो 86 लैक्स का 20%, ओके 86 लैक्स का 20%, ये आ गया 17,20,000। ठीक है जी, कितना बताया आपने, 17,20,000। अच्छा अब आप करिए इनका टोटल, 1,03,20,000। ठीक है जी, 1,03,20,000। ये आपने क्या पता कर लिया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। सही बात है जी। अच्छा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड तो होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वो क्वेश्चन में है नहीं। क्वेश्चन ने पहली लाइन में कहा भी है कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो भी नहीं सकता है, पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो है। और उसका अमाउंट आपको कितना गिवन है, 2,40,000। तो 2,40,000 आप डिडक्ट करें इसमें से। ऐसा करने से आपको डिफरेंस कितना पता चलेगा, ओके डिफरेंस आपको पता चलेगा 1,80,000। वाह जी वाह, ये आपको क्या पता चल गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये जो आपने वर्क्स कॉस्ट पता किया है, अब आप इसमें ऐड करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, आप इसमें ऐड करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं। पर जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो क्वेश्चन पढ़कर ये मुझे कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्शन के साथ आइडेंटिफाइड है, मैं आपको बताता हूं जी। आप जरा इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा। दे से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब आप खुद कहते हैं कि ये प्रोडक्शन के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है तो मैं बड़े आराम से मान सकता हूं कि ये प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हुए। वेरी गुड। अच्छा जब उन्होंने कहा ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये बात आप लिखें ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। पर सवाल ये उठता है कि यूनिट्स प्रोड्यूस हैं कितनी, मैं बताता हूं जी, इधर आइए। यूनिट सोल्ड 1,20,000 हैं और क्लोजिंग स्टॉक 4,000 हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई 1,24,000। भाई 1,24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, उसमें से 1,20,000 बेच दी गई, 4,000 आप नहीं बेच पाए। ठीक है जी, 1,24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, पर यूनिट ₹6, 7,44,000। वी गेट 1,08,24,000। क्या आ गया, 1,08,24,000। ये क्या है बताओ बताओ बताओ। अरे भाई ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम, अरे पूरा नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है, ब्रैकेट में लिखें 1,24,000 यूनिट्स। लेकिन हमको अल्टीमेटली कहां पहुंचना है, हमें पहुंचना है सोल्ड क्वांटिटी पर। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करा जाए वो तो खैर क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है ना। तो आप डिडक्ट करें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
इस पर आप कहेंगे सर इसका वैल्यूएशन तो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए लिखा हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है कि जिसकी क्वांटिटी 4000 यूनिट्स है, उसका अमाउंट है 3,20,000। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकिएगा भाई, क्या बताया आपने कि क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी 4000 यूनिट्स है? यस, पर वो जो अमाउंट आप मुझे बता रहे हैं वो तो फाइनेंशियल बुक्स ने अपना खुद का वैल्यूएशन कर रखा है। हम अपना वैल्यूएशन खुद करेंगे, कैसे? बहुत आसान है, इधर आइएगा। आपकी अब तक की टोटल कॉस्ट है 1,08,24,000। ये आपकी अब तक की टोटल कॉस्ट है ना, 1,08,24,000, और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है 1,24,000 यूनिट्स। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि कॉस्ट बुक्स की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, और अगर कॉस्ट बुक्स की पर यूनिट कॉस्ट मुझे पता चल जाएगी तो 4000 यूनिट्स का अमाउंट मैं वैसे ही पता कर लूंगा, कोई मुश्किल थोड़ी है इसके अंदर। 1,08,24,000 तो ये है ही, डिवाइडेड बाय 1,24,000 यूनिट्स, ओके, मल्टीप्लाइड विद 4000 यूनिट्स, ये आ गया 349,161। आप यहां लिखे 349,161। मैं यहां थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं जी? आप पूछेंगे सर आप क्यों रुकना चाहते हैं? सुनो, यह बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की कीमत खुद पता कर रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब, इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि कॉस्ट बुक्स अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन खुद कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हमने आपसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पूछा था तो आपने इसका वैल्यूएशन खुद क्यों नहीं कर लिया? वर्क इन प्रोग्रेस में तो आप फाइनेंशियल बुक्स की कैलकुलेशन को मान लेते हैं, पर फिनिश गुड्स में आप अपनी कैलकुलेशन खुद करने लगते हैं। इसका रीजन आपको बताऊं। देखो ऐसा है, मैं वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कर सकता हूं। क्या हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़कर नहीं आए? क्या आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको ध्यान होगा, हमने कंसेप्ट पढ़ा था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के उन परसेंटेजेस को जानने की कोशिश करते थे कि कहां किस एक्टिविटी में कितने परसेंटेज वर्क हुआ। पर आप कहेंगे हां सर याद आ रहा है, पर सर वो तो बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन होती थी और उसके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बनाई जाती थी। तो अब आप ही बताओ, क्या आपको इस क्वेश्चन में वो सारी स्टेटमेंट्स बनती हुई दिख रही हैं? क्या क्वेश्चन ने आपको वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन के लिए जरूरी बातें बताई हैं? नहीं। आप लाख कोशिश करें, आप वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन खुद नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने वर्क इन प्रोग्रेस पर यह पॉलिसी अडॉप्ट करी कि जो फाइनेंशियल बुक्स कह रहे हैं मान लेते, लेकिन फिनिश गुड्स में हम वैल्यूएशन खुद क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो फिनिश गुड्स हैं, हमें उनका वैल्यूएशन करने का सिस्टम आता है, वो क्वांटिटी पूरी तरह बन चुकी है, 100% वर्क उन पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जो काम हम कर सकते हैं वो हम कर पा रहे हैं, जो हम नहीं कर पा रहे जैसे वर्क इन प्रोग्रेस, उसके लिए हम फाइनेंशियल बुक्स के वैल्यूएशन को मान लेते हैं। इस तरीके की सोच रिकॉन्सिलिएशन के सारे क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगी। खैर चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, 1,08,24,000 में से आप डिडक्ट कर दें 349,161। ओके, कितना आ गया? 1,04,74,839। ठीक है, परफेक्ट है जी। अच्छा, ये आपने क्या पता कर लिया है? ये आपने पता कर लिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी सोल्ड को। चलिए क्वांटिटी सोल्ड रिकॉर्ड करिए, 1,20,000 यूनिट्स। वाह जी वाह।
आप इसमें अब ऐड करिएगा वो सेलिंग ओवरहेड्स जो कि हमें अपने कस्टमर से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रिकवर कर लेने चाहिए। ₹8 पर यूनिट सोल्ड, बड़ी अच्छी बात है जी। 1,20,000 यूनिट्स आर सोल्ड, ₹8 पर यूनिट। क्या ये है 9,60,000? सही बात है। आपको इस तरीके से क्या पता चलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। वाह जी वाह, कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स है? 1,14,34,839। ठीक है। प्रॉफिट तो खैर आपने बैलेंसिंग फिगर बताना है। सेल्स आपको गिवन है 1,20,00,000। वाह जी वाह। प्रॉफिट जरा बैलेंसिंग फिगर बताइएगा कितना आ गया? 5,65,161। ठीक है जी, 5,65,161। इस क्वेश्चन के आंसर में दो काम हो चुके हैं। फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट आपने मुझे पहले बताया था और वो कितना था? वो था 12,90,000। और कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट आपने अब बताया 5,65,161। प्रॉफिट मैच करना ही नहीं था जी। कहां फाइनेंशियल बुक्स सब कुछ एक्चुअल, और वो तो नॉर्मल एबनॉर्मल का कोई फर्क ही नहीं करते। और कहां कॉस्ट बुक्स जिसमें सिर्फ नॉर्मल रिकॉर्ड हुआ और वो भी जो बिजनेस रिलेटेड था। तो चूंकि प्रॉफिट अलग अलग डायरेक्शन में गया, अलग अलग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पर बनाया गया, अब इस बात की जरूरत समझी जाए कि दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन के एग्जाम में, मेरा मतलब है बीकॉम के एग्जाम में, रिकॉन्सिलेशन पर क्वेश्चन आना 100% श्योर है। पता है क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि लो एक ही क्वेश्चन में हमने बच्चे से फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कैलकुलेट करवा लिया, कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करवा लिया और रिकॉन्सिलिएशन, और हम इस बच्चे की जान लेंगे क्या? पर सी के एग्जाम में यह माना जाता है कि रिकॉन्सिलिएशन बहुत सिंपल है, इसलिए क्वेश्चन आएगा। मुझे लगता है इसके 50-50 चांस होते हैं। ग्रेजुएशन में 100% चांस है रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन आएगा, सीए में 50-50 चांस रहता है। आगे बढ़ें। वेरी गुड जी। चलिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाए। ओके जी, तो आप इसके लिए रेलिवेंट कॉलम्स बनाएं। एक पर्टिकुलर्स और उसके बाद प्लस का कॉलम और माइनस का कॉलम। ठीक है ना? ओके जी, आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट से शुरू करें, फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पर पहुंचे। दूसरी चॉइस फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट से शुरू करें, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट पर पहुंचे। आप बैंक रिकंसिलिएशन में भी ये दो चॉइसेस आपके पास थी, वो दो चॉइसेस यहां पर भी आपके पास हैं। पर मेरी एडवाइस है कि अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आपको कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट से शुरू करना चाहिए। अरे भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट से शुरू कर लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? पेपर चेक करने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं। तो लिखिएगा जी नंबर 1, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। तो आपने अभी अभी बताया था कि कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट है 565,161। प्रॉफिट है इसलिए तो प्लस साइड पर लिखेंगे, लॉस होता तो माइनस साइड पे ना लिख देते।
देखिए जी, कॉस्ट बुक्स में सबसे पहले 56 लैक्स, कितना 56 लैक्स, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में वही मटेरियल कॉस्ट है 50 लैक्स। ओके, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स। कॉस्ट बुक्स में एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हुआ 56 लैक्स, तो आपका प्रॉफिट भी जरूर 56 लैक्स नीचे चला गया होगा। भाई एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट नीचे ही जाता है, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स वालों ने कहा कि नहीं, हम तो रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ 50 लैक्स, तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट सिर्फ 50 लैक्स नीचे गया, हमारा प्रॉफिट ज्यादा नीचे चला गया। अब रिकॉन्सिलिएशन होगा कैसे? दो तरीके पॉसिबल हैं। एक तरीका, या तो फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को भी थोड़ा नीचे कर दो, दूसरा तरीका, या कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट को थोड़ा ऊपर कर दो। इन एनी केस रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? आपने जिससे शुरुआत करी है, आपने किससे शुरुआत करी है? कॉस्ट बुक से। तो आप यूं कहिए कि कॉस्ट बुक्स में ज्यादा एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा नीचे चला गया, प्रॉफिट को थोड़ा ऊपर कर दें ताकि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। 6 लैक्स का डिफरेंस है ना, ठीक बात है। आप यहां लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स, एक्सेस रिकॉर्डेड। क्या लिखा आपने? डायरेक्ट मटेरियल्स एक्सेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स। वाह जी, आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसको फिर छोड़िए। हाँ जी, अब मैं पीछे वापस आता हूं। मटेरियल्स के बाद डायरेक्ट वेजेस 30 लैक्स। अच्छा, फाइनेंशियल बुक्स में 30 लैक्स ही है, तो जब कोई झगड़ा है ही नहीं तो फिर हम क्या रिकॉन्सिलिएशन करें जी? मारिए गोली इसको। हमने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स 17,20,000, उन्होंने कहा फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, फिर से फाइनेंशियल बुक्स में 16 लैक्स और कॉस्ट बुक्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 17,20,000। ओके, अब जरा अपना दिमाग लड़ाइए। कॉस्ट बुक्स में एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया गया 17,20,000, फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया गया 16 लैक्स। हम कौन है? कॉस्ट बुक्स। हमने एक्सपेंडिचर ज्यादा रिकॉर्ड किया, हमारा प्रॉफिट ज्यादा नीचे चला गया। चलो भैया प्रॉफिट थोड़ा ऊपर करो। कितना प्रॉफिट ऊपर करना पड़ेगा? 1,20,000। ठीक है ना? ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स के मैटर को डील करने के बाद मैं फिर वापस आया। अब मैं क्या देखता हूं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP डिफरेंस है ही नहीं, हमने क्रिएट होने ही नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ओके, कॉस्ट बुक्स में लिखा गया 7,44,000। अब सुनिए, हमने 7,44,000 का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया, हमारा प्रॉफिट 7,44,000 नीचे चला गया। फाइनेंशियल बुक्स वालों ने क्या रिकॉर्ड किया? उन्होंने रिकॉर्ड किया 7 लैक्स, उनका प्रॉफिट उतना नीचे नहीं गया, हमारा प्रॉफिट ज्यादा नीचे गया। कितना डिफरेंस है? 44,000। तो चूंकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा डिप कर गया है, तो हमें रिकंसाइल करते हुए अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। कितना? 44,000। वाजिबा। क्या लिखा आपने?
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, excess recorded in cost books। अब तक तो सब कुछ प्लस ही हो रहा है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद फिर मुझे दिखा क्लोजिंग स्टॉक 349161। कितना? 349161। फाइनेंशियल बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक है 3,20,000। अब आराम से सुनिएगा, इधर लिखते, कॉस्ट बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हुआ 349161। फाइनेंशियल बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हुआ 3,20,000। पर आप मुझे बताओ मैंने इंक्रीज करने की बात क्यों कही? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड की एंट्री है और क्रेडिट साइड की एंट्री प्रॉफिट को इंक्रीज करती। फाइनेंशियल बुक्स में प्रॉफिट सिर्फ 3,20,000 इंक्रीज हुआ, कॉस्ट बुक्स में प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? 349161। रिकॉन्सिलेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो फाइनेंशियल बुक्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाए, पर फाइनेंशियल बुक्स कहते हैं कि हम क्यों करें ये काम, तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट बुक्स वाले कहेंगे फिर हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि सिचुएशन रिकंसाइल हो जाए। कितना प्रॉफिट कम करना होगा? 29161। और ये एंट्री आप कहां लिखेंगे? या आप लिखेंगे माइनस साइड पर ना, तो माइनस साइड पर जाइए, 29161 रिकॉर्ड करें और मैसेज प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। हां जी, आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? आप पर्टिकुलर्स में लिखेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक्स। हां जी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट बुक्स में ज्यादा हो गया, हमने क्रेडिट साइड पे कुछ ज्यादा लिख दिया, इससे हमारा प्रॉफिट जरा ज्यादा ही बढ़ गया, इसलिए हमें अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा नीचे लेकर आना पड़ा। सही है जी, सही है, सही है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक के बाद फिर आया 9,60,000 सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स मैंने फाइनेंशियल बुक से पूछा, उन्होंने कहा अरे हमारे सेलिंग ओवरहेड्स भी 9,60,000 है। हमने कहा ठीक है भाई, फिर ऐसी सिचुएशन में चिल करो, यानी किसी रिकॉन्सिलेशन की कोई जरूरत नहीं है, मारो गोली। कॉस्ट शीट कहती है एंट्री हो गई, फाइनेंशियल बुक्स कहती है देखिए हमने रिकॉर्ड करा बैड डेब्ट्स 80,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000, लीगल चार्जेस 10,000, इन तीनों का टोटल 1,30,000। ये फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुए, फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट नीचे चला गया, कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट नीचे नहीं गया। अब क्या करें? रिकंसाइल करना है तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट भी नीचे करना पड़ेगा, तभी तो रिकंसाइल होगा। कितना? 80, 40, 10, 1,30,000 है ना। माइनस साइड पे लिखो जी, बैड डेब्ट्स, preliminary expenses and legal charges not recorded in cost books। वाह जी वाह। अच्छा, एक एंट्री और बच गई, पता है कौन सी? मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल बुक्स में आपने एक लिखा डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000, टोटल 1,20,000।
इससे फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया। कॉस्ट बुक्स वाले कहते हैं हम तो ऐसी इनकम लिखते भी नहीं। अब फाइनेंशियल बुक तो प्रॉफिट बढ़ाकर ऊपर चला गया, हमें भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी रिकंसिलिएशन होगा ना। 1,20,000, ठीक है जी, ओके, लिखिए यहां पर 1,20,000 और आप क्या लिखेंगे, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या लिखा आपने, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स। लीजिए जी, सारी एंट्रीज हमारी तरफ से डील हो चुकी हैं। अब बस आखिर में बस टोटल ही करना रह गया जी, बस टोटल करने की रिक्वायरमेंट है। माइनस साइड में तो सिर्फ 2 एंट्रीज हैं और इसका टोटल है 159,161। माइनस साइड में तो खाली 2 एंट्रीज हैं। प्लस साइड में एक तो ये है 1,20,000, 44,000, 1,20,000, ओके, 6,05,161। तो ये प्लस साइड का टोटल आ गया 1,449,161, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्लस साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस साइड का टोटल कम है। इसका मतलब फाइनेंशियल बुक्स में भी प्रॉफिट ही रहा होगा। और हम इस बात को अब नीचे लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। अच्छा जी, ये आप कैसे पता करेंगे इन दोनों का डिफरेंस? ठीक है जी, लीजिए जी, ये आ गया ₹12,90,000। और फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट 12,90,000 है। क्या ये बात आप पहले से जानते थे? ये राजी, ये आपने फाइनेंशियल बुक्स बनाई थी, प्रॉफिट था 12,90,000। ये बात आप पहले से जानते थे। रिकॉन्सिलेशन हो गया इस हिसाब से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद हम वापस आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ। थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो क्या है? रिकॉन्सिलिएशन एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, देखिए रिकॉन्सिलिएशन का बेसिक पॉइंट क्या है कि जो कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स हैं वो सेपरेट कंसेप्ट्स और सेपरेट प्रिंसिपल्स पर बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल बुक्स एक्चुअल और कॉस्ट बुक्स नॉर्मल के बेसिस पर बनाई जाती। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट में डिफरेंसेस तो होंगे ही, डिफरेंसेस ऑब्वियस विदाउट एनी डाउट। ये जो ऑब्वियस टर्म है इस बात को कंफर्म करता है कि कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट में डिफरेंसेस तो होंगे ही। इसलिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना एसेंशियल भी है और डिजायरेबल भी, विदाउट एनी डाउट। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम उस अकाउंटिंग सिस्टम को कहते हैं जिसमें कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स के सिस्टम को जॉइंटली प्रिपेयर किया जाता है। यानी ये दो अलग अलग सिस्टम माने नहीं जाते, एक ही सिस्टम डेवलप किया जाएगा। उसमें कॉस्ट बुक्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी होंगी और उसमें फाइनेंशियल बुक्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी होंगी। तो मेरे भाई जब सिस्टम एक ही होगा तो एक सिस्टम तो अपने आप से झगड़ भी नहीं सकता। एक सिस्टम कहता है कि मैं एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा और जो प्रॉफिट आएगा वही कॉस्ट बुक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, वही फाइनेंशियल बुक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड फॉर रिकॉन्सिलिएशन as we prepare only one profit and loss account which will represent both, that is cost books as well as financial books.
तो ये बात एकदम परफेक्ट है, 100% ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर आप अपने बिजनेस में इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम ले आते हैं तो रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर खत्म हो जाएगी जी, कोई रिक्वायरमेंट उसकी रहेगी नहीं। हालांकि नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का जो रिविजनरी वीडियो है वो तो खैर मेरा नेक्स्ट वीडियो है, लेकिन कम से कम मेन क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या है। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कॉस्ट बुक्स अलग हैं, फाइनेंशियल बुक्स अलग हैं, दोनों अपने अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर अपना बुक कीपिंग का सिस्टम मैनेज करते हैं। एक्चुअल बेसिस और नॉर्मल बेसिस के दोनों के अपने अपने प्रिंसिपल है, तो डिफरेंसेस तो होंगे ही। ऐसी सिचुएशन में रिकॉन्सिलिएशन इनएविटेबल है, नेसेसरी है, एसेंशियल है, डिजायरेबल। तो बहुत बढ़िया थ्योरी का नोट निकल कर आता है कि अगर रिकॉन्सिलिएशन को जब आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की सिचुएशन में लाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। कई बार ऐसा होगा कि रिकॉन्सिलिएशन के क्वेश्चन में आपको यह कहा जाएगा कि कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट शीट मत बनाइए, बनाइए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? वेल, बड़ा अजीब सा सिस्टम है। सिस्टम ये है कि अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा और अकाउंट में ना क्रेडिट साइड पर तो सेल्स आपको रिकॉर्ड करना है और सिर्फ सेल्स की एंट्री क्रेडिट साइड पर जाती है। बाकी सारी की सारी एंट्रीज, मेरा मतलब है पूरी की पूरी कॉस्ट शीट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाती है। अकाउंट्स के जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये कैसा सिस्टम है भाई, लेकिन आप देखिएगा जी हमको क्या करना होता है। टू डायरेक्ट मटेरियल्स, और डायरेक्ट मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम करना चाहिए था नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। कैसे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो तो डेबिट साइड पर आएगा ही ऑब्वियसली। भाई उसके बाद फिर इसमें डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड हो जाना चाहिए। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल्स और लेबर को छोड़कर जो बाकी एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट कैटेगरी के हैं उनको लिखा जाना चाहिए। इन सब का टोटल आप उसको क्या नाम देंगे? वेल, दिस इज प्राइम कॉस्ट। यहीं पर इसका टोटल कर लेना चाहिए। जैसे ही प्राइम कॉस्ट आ जाए, इसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर आप कह सकते हैं वर्क्स ओवरहेड्स, इस अमाउंट को ऐड कर देना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होते ही ये आपको पता चल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और वी कैन से ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ठीक है ना? ओके। इसमें ऐड होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और इसी में से माइनस हो जाना चाहिए। तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अकाउंट्स के स्टूडेंट थोड़ा बुरा मान जाते हैं कि सर आप डेबिट साइड पर ही प्लस कर रहे हो, क्रेडिट डेबिट साइड पर ही आप माइनस कर रहे हो। भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट साइड पर लिख दिया जाए। वेल देखो यार, हम तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने पैरामीटर पर बनाते हैं। हमारा मानना यह है कि डेबिट साइड पर पूरी कॉस्ट शीट होनी चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक अगर डेबिट साइड में से माइनस हो जाए तो उससे हमारा एक बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। कौन सा बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है मैं आपको बताता हूं जी। जैसे आपने ये क्रेडिट साइड से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो आपको पता चल गया फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको ऑफ कोर्स आप वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं क्रेडिट साइड पे लिखता तो फिर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती? ठीक बात है कि नहीं? अच्छा, एक बार फैक्ट्री कॉस्ट की कैलकुलेशन हो जाए तो अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी एंट्रीज को ऐड करना होता है।
एक तो इसमें आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एकदम ठीक बात है। ये वैसे आपको हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, इनफैक्ट ज्यादातर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन मिलती भी नहीं। ओके, जो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है वो यहां पर ऐड करनी बड़ी जरूरी होती है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो यहां पे हमको कंसीडर करना होगा। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ आइडेंटिफाई होते हैं, आप इनको कह सकते हो प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वो अमाउंट हमको यहां पर ऐड करने होते हैं। जैसे ये 4 अमाउंट ऐड होते हैं तो यहीं से माइनस करना होता है सेल वैल्यू ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। वैसे ज्यादातर केसेस में तो फैक्ट्री स्क्रैप ही होता है, पर हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू भी बता दे, तो बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू वो भी माइनस कर दिया जाए। भाई प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने पढ़ रखा है बाय प्रोडक्ट एक तरीके से स्क्रैप के इक्विवेलेंट ही होता है, वो आपकी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देता है। ओके, इसको माइनस कर देना है आपको। फिर जो अमाउंट हमारे पास आता है टेक्निकली उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फिगर हमारे पास आती है इसमें ऐड हो जाना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और इसमें से डिडक्ट हो जाना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम पूरी की पूरी कॉस्ट शीट ही डेबिट साइड पर बनाना चाहते हैं, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद जो फिगर हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरी गुड। एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए तो फिर हम वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिखते हैं जो प्रोडक्शन कैटेगरी के नहीं हैं, वेल हम इनको कह सकते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और लास्ट में हमारे पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फाइनली वी गेट टू नो द अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट, टेक्निकली नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। परफेक्ट। अच्छा, क्रेडिट साइड पर सेल्स का अमाउंट तो आप लोग पहले ही लिख चुके होते हैं। क्रेडिट साइड पर सेल्स की एंट्री तो पहले ही है, आपने पूरी की पूरी कॉस्ट शीट को डेबिट साइड पर बनाना है। तो जैसी कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगा, ऑब्वियसली डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा वो होगा प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ओके, इसको मैं रिड्यूस कर देता हूं जी, हमारे पास ये फैसिलिटी है। थोड़ा छोटा हो जाता है और कोई बात नहीं। क्रेडिट साइड पर सिर्फ सेल्स, डेबिट साइड पर पूरी की पूरी कॉस्ट शीट, और आखिर में बैलेंसिंग फिगर। वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, आपको हमारे यहां कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉन्सिलेशन के चैप्टर में ऐसे ही बनाना पड़ेगा जी। ओके, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखो भाई, रिकॉन्सिलेशन का चैप्टर ना इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। एक लास्ट कंसेप्ट हमारे पास है, वो है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। आप ऐसा सोचिए कि अगर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अकाउंट की फॉर्म में बनाई जाए तो कैसे बनाई जाएगी। वेल, अकाउंट बनाना ना स्टूडेंट को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अकाउंट्स का स्टूडेंट ना बाय नेचर ऐसा ही है, उसे स्टेटमेंट नहीं अकाउंट बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। अरे अगर मैं आपके बारे में बात करूं, चलिए मैं आपसे पूछता हूं,
कि आपको कैश अकाउंट ज्यादा पसंद है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा पसंद है? बताइए बताइए। क्या मैं आपको जानता नहीं? आपको कैश अकाउंट बनाना अच्छा लगता है। अच्छा, आप जानते हो कि बैलेंस शीट कंपनीज के केस में बनाने का नया फॉर्मेट आ गया है। वो तो स्टेटमेंट की फॉर्म में है ना, जबकि पुरानी बैलेंस शीट, याद करिए, पुरानी बैलेंस शीट जो आप हॉरिजॉन्टल वे में बनाते थे, नई बैलेंस शीट आप वर्टिकल वे में जो बनाते हो वो एक तरीके की स्टेटमेंट है। जरा बताना, अपने दिल से पूछ के बताना कि बैलेंस शीट कौन सी वाली आपको पसंद है, वो हॉरिजॉन्टल मैनर में कि वर्टिकल मैनर में? अरे मैं आपको अच्छी तरह समझता हूं। चलिए इधर आइएगा। अगर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को अकाउंट की फॉर्म में बना दिया जाए, स्टेटमेंट नहीं ऐसे हॉरिजॉन्टल मैनर में बना दिया जाए, तो वो कैसे बनेगी? जब हम टर्म यूज करते हैं मेमोरेंडम, इसका मतलब ये जो अकाउंट बनाया जा रहा है भाई, ये डबल एंट्री के प्रिंसिपल पर नहीं बनाया जा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक है कि एक लेफ्ट हैंड साइड होती है कि राइट हैंड साइड होती है। इसमें डेबिट क्रेडिट का हिसाब किताब नहीं, बस कुछ बातें इधर लिख दो, कुछ बातें इधर लिख दो। यानी इसका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल पर यह अकाउंट नहीं बनता है, एक तरीके का ये रफ अकाउंट है। ओके, ये कैसे बनता है कि देखिए, कि आप जिस प्रॉफिट से भी शुरू करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड पर लिख लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट से शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। और अगर आपको कॉस्ट बुक्स में लॉस दिख रहा है तो फिर आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करिएगा। अगर कॉस्ट बुक्स में प्रॉफिट गिवन है तो क्रेडिट साइड पर पहले उसको लिखें। अब आप जानते हो पूरे रिकॉन्सिलेशन सिस्टम में या तो प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है, तो आपने भी इसमें या प्लस या फिर माइनस की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी। तो सारी एंट्रीज भाई जो आप प्लस करना चाहते हो, जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो, एक एक करके वो सारी एंट्रीज आप इसमें ऐड करते जाए। इसका मतलब रिकॉर्ड ऑल दोज एंट्रीज वेयर इट इज टू बी एडेड। तो ऐड करने वाली सारी एंट्रीज आप इधर रिकॉर्ड कर दें। कितना सिंपल कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद आप जो माइनस, आप जो रिड्यूस करने की एंट्रीज रिकॉर्ड करते, उसके पीछे कोई भी रीजन क्यों ना हो, वो सारे के सारे आपको ऐसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देने। रिकॉर्ड all those entries where it is to be deducted। उसके बाद जो फाइनल बैलेंस आपको डेबिट साइड पर मिलेगा वो होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। दैट इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। बस ये इतना सिंपल सिस्टम है। स्टूडेंट हमेशा ये चाहता है कि उसको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ना बनानी पड़े, वो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट ही बनाए। वेरी गुड जी। मेरे प्यारे बच्चों, एक हमारी बुक में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कॉस्ट शीट भी आपको बनाने को मिलेगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट भी। मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चन यहां पर इस वीडियो में उसको ऐड कर दिया जाए। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम को फिर इंस्ट्रक्शन दूंगा कि रिकॉन्सिलेशन के चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस वीडियो में यहां से ऐड कर दिया जाए, और कुल मिलाकर यही होगी रिकॉन्सिलिएशन की रिवीजन की क्लास। ठीक है जी, वीडियो को इसमें ऐड कर देते। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 2.4। छोटा सा क्वेश्चन दिखता है पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। आइए पढ़ना शुरू करते हैं।
In a factory, works overheads are recovered at rate of 60% of labor cost, and they say office expenses at the rate of 20% of works cost. The total expenditure is as follows. Material given है, labor given है, factory overheads, office overheads and total. The question says 10% of the output is in the stock. तो जो टोटल क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी उसकी 10% क्वांटिटी स्टॉक में पड़ी है और जो रिमेनिंग 90% क्वांटिटी है वो आपने बेच दी। और कितने में बेची? 5,10,000 रुपए में। आप हमसे क्या चाहते हैं? सरप्राइजिंगली एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आया है। दे से प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। हम तो नहीं जानते इसके बारे में कुछ भी। आफ्टर एसर्टेनिंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स एंड फाइनेंशियल बुक्स। भाई पहले आप कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करें, फिर फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करें, उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाएं, स्टेटमेंट नहीं। यह भी हमको इस क्वेश्चन में सीखना होगा कि रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट क्या कंसेप्ट है, बनता कैसे है। खैर चलिए आइए शुरू करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, ओके। पहले कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाए और उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप बनाएंगे कॉस्ट शीट। सही बात है। कॉस्ट शीट के प्रोसीजर के लिए आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट, आप ये 2 कॉलम्स बना लें। ओके। आप मुझे बताएं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको कितना गिवन है। वैसे कॉस्ट बुक्स में अलग से गिवन नहीं है तो फाइनेंशियल बुक्स का ही पिक कर लो भाई। अच्छा वैसे है कितना आप तो ये बताइए। ओके, दिस इज गिवन टू अस ₹2 लाख। सही है। देन डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,50,000। ओके, डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर इन दोनों का करिए टोटल। ये आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया भाई? 3,50,000। ठीक है। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करिएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, रिकवरी रेट तो खैर क्वेश्चन ही हमको बताएगा और क्वेश्चन ने बताया भी है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। ओके, लेबर कॉस्ट से आपका मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही हुआ तो इसका 60% हो गया ₹90,000। 90,000 आपने ऐड किया भाई, आपको टोटल पता चल गया 4,40,000। और 4,40,000 क्या हुआ भला? ये हुआ वर्क्स कॉस्ट। सही बात है जी, या फिर आप कह सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, अब उसके बाद नाम आया ऑफिस ओवरहेड्स का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। आप जानते हैं या तो ये प्रोडक्शन रिलेटेड हो सकते हैं जो आप यहां पर ऐड करेंगे, या ये जनरल हो सकते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन के बाद आते हैं। इसमें अगर मैं वो ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दूं जो प्रोडक्शन रिलेटेड है तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद वो ऑफिस ओवरहेड्स ऐड होते हैं जो कि जनरल कैटेगरी के हुए। सेलिंग ओवरहेड का तो खैर क्वेश्चन में नाम ही नहीं है। अच्छा, अब तक आपने जितने क्वेश्चन करे उसमें पता चल ही जाता था कि ऑफिस ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड है या नहीं, क्योंकि वो कह देते थे ऑफिस ओवरहेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो एक तरीके का मैसेज होता था। एक मैसेज और है, और वो मैसेज ये है कि जब आप कहते हो कि ये है ऑफिस ओवरहेड का रिकवरी रेट है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो वर्क्स कॉस्ट के एकदम बाद जो ऑफिस ओवरहेड आएगा वो तो प्रोडक्शन रिलेटेड ही हुआ ना।
अगर ये जनरल होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है। मोर एप्रोप्रिएट वे में अगर सोचा जाए, अगर आप अपना रिलेशनशिप वर्क्स कॉस्ट से एस्टेब्लिश करते हैं तो आप ये मैसेज देते हैं कि आपका जो ऑफिस ओवरहेड्स है वो प्रोडक्शन रिलेटेड है, और वैसे वो है कितना, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो लिखिएगा जी ऑफिस ओवरहेड्स आपने बताया 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, क्या ये लिखा जाए ₹88,000? ठीक बात है जी, 88,000 ही हुआ। ऐसा करने से आपको क्या पता चल जाएगा, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ऑब्वियसली क्वांटिटी प्रोड्यूस को ही तो रिप्रेजेंट करेगा ना, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस को ही तो रिप्रेजेंट करेगा ना, जो प्रोड्यूस क्वांटिटी होगी। कितना अमाउंट आ गया वैसे, 5,28,000, सही है एकदम। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है नहीं जी, पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, आप उसे डिडक्ट करें। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आपको यह मैसेज दिया जा रहा है कि 10% क्वांटिटी ऐसी है जो आपने नहीं बेची, तो सोचिए उस 10% क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी रही होगी, यहीं से 10% निकाल लीजिए जी, 52,800। कुछ गलत बात थोड़ी है, अगर ये 100% क्वांटिटी की कॉस्ट है तो 10% क्वांटिटी की कॉस्ट यहीं से कैलकुलेट हो गई। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, भाई जो 90% क्वांटिटी आपने बेच दी है आप उसकी कॉस्ट बताएं, जो 90% क्वांटिटी आपने बेच दी है आप उसकी कॉस्ट बताएं, ये हुआ 4,75,200, सही है। अब ऐड करने के लिए ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ना सेलिंग, तो भाई प्रॉफिट ही आया बैलेंसिंग फिगर, सही बात है कि नहीं। तो यहां पर आ गया प्रॉफिट, जो ऑफ कोर्स बैलेंसिंग फिगर होगा। और अब आप हमें यह बताएं कि जो 90% सोल्ड क्वांटिटी है उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है। मैं फिर कह रहा हूं, जो 90% सोल्ड क्वांटिटी है उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है, ये आप क्वेश्चन से पूछिए, 5,10,000 पे। ओके, दिस इज 5,10,000 ना, तो प्रॉफिट आ गया 34,800। कितना प्रॉफिट आ गया, 34,800। ओके, कॉस्ट बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट आ गया 34,800, कैलकुलेशन सही है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, वेल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं अगली स्लाइड पर आ जाता हूं, यस प्लीज।
ओके जी, तो फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया। डेबिट साइड पर आप लिखिएगा मटेरियल्स कॉस्ट। मटेरियल्स कॉस्ट तो वही है जो फाइनेंशियल बुक्स कॉस्ट बुक्स में इक्वल है, दैट इज ₹2 लाख। फिर आप लिखेंगे लेबर कॉस्ट। ओके, लेबर कॉस्ट आप कितनी लिखना चाहेंगे? 1,50,000। सही है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट आपने रिकॉर्ड किया। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल में कितना है? 98,000। अच्छा, ऑफिस ओवरहेड्स एक्चुअल में कितना है? 85,000। ये भी सही है। सब कुछ एक्चुअली रिकॉर्ड तो किया जाता है फाइनेंशियल बुक्स में। अब तो डेबिट साइड पे जो बैलेंस हो नेट प्रॉफिट तो खैर हम बाद में लिखेंगे, पहले जरा ये तो लिखें कि जो 90% क्वांटिटी सोल्ड है उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है। इस पर आप कहेंगे 5,10,000। ठीक है जी, जो 90% क्वांटिटी सोल्ड है उसकी सेल्स वैल्यू 5,10,000 और बाय क्लोजिंग स्टॉक, भाई जो 10% क्वांटिटी नॉट येट सोल्ड है, जो आपने बेची नहीं जी, उसकी कॉस्ट तो रिकॉर्ड करिएगा ना। अब आप यहां पर फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट बुक्स के जो पैरामीटर है उसके डिफरेंस को जरा समझिएगा। पहली बात, कॉस्ट बुक्स में सारी बातें नॉर्मल लिखी जाती हैं, फाइनेंशियल बुक्स में सारी बातें एक्चुअल लिखी जाती। दूसरी बात, फाइनेंशियल बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो मैं क्या कहूंगा, मेरी मटेरियल कॉस्ट है 2 लाख, सही बात है। लेबर कॉस्ट है 1,50,000। ओके, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है 98,000। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है 98,000। अगर मैं इसका टोटल करता हूं 2 लाख, 1,50,000 और 98,000, मुझे ये टोटल मिला 4,48,000। कितना? 4,48,000। मैं इसमें जानबूझ के ऑफिस ओवरहेड ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑफिस ओवरहेड ट्रेडिंग अकाउंट का मैटर नहीं होता है, यह P&L अकाउंट की एंट्री है। फाइनेंशियल बुक्स में स्टॉक के वैल्यूएशन में खाली वो एंट्रीज लिखी जा सकती है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती। तो आप मुझे बताएं कि जो 10% क्वांटिटी है उसके हिस्से की कॉस्ट कितनी हुई। तो इसके हिस्से की कॉस्ट हो गई 44,800। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड का मैंने करा टोटल। टोटल मुझे फैक्ट्री की कॉस्ट दिखी 4,48,000, उसका मैंने कर दिया 10%। ऑफिस ओवरहेड में नहीं लिखूंगा। फाइनेंशियल बुक्स में स्टॉक के वैल्यूएशन में ऑफिस ओवरहेड क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑफिस ओवरहेड P&L की एंट्री है और स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री होती है। तो P&L का एक्सपेंडिचर स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं किया जा सकता। आइए पता कर लेते हैं कि फाइनेंशियल बुक्स में नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो ये मुझे बैलेंसिंग फिगर दिख गया 21,800। ठीक है जी, मैं फिर से बताऊंगा, फाइनेंशियल बुक्स में खाली फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाता है स्टॉक वैल्यूएशन के लिए। ऑफिस के एक्सपेंसेस फाइनेंशियल बुक्स में स्टॉक वैल्यूएशन में काउंट नहीं होंगे। हम इस बात को लिख ले भाई जरा,
इन फाइनेंशियल बुक्स ऑफिस ओवरहेड्स आर इग्नोर्ड फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। लीजिए जी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बड़ा मैटर इस क्वेश्चन में यह है कि रिकॉन्सिलेशन अकाउंट कैसे बनता है। अगर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी होती ना तो कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी तो यह है कि इस क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, जो कि हम नहीं जानते कि क्या होता है। पर मुझे अगली स्लाइड पर आना पड़ेगा जी। ओके, अगर वो अकाउंट कह रहे हैं तो बनाना तो पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अकाउंट बनता है ना उसका पूरा नाम होता है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। ओके, पूरा नाम है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। क्या आप लोगों ने मेमोरेंडम टर्म पहले कभी सुना है? कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा भाई। अकाउंट्स के आप इतने प्यारे स्टूडेंट्स हैं आखिरकार। मेमोरेंडम का मतलब ये रफ अकाउंट है, इसको कच्चा खाता भी बोलते हैं, कच्चा खाता। रफ अकाउंट से हमारा मतलब हुआ भाई ये जो अकाउंट बनता है ना ये डबल एंट्री के सिस्टम पे नहीं बनता, फंडामेंटल प्रिंसिपल पर नहीं बनता। ये अकाउंट किस प्रिंसिपल पर बनता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, बस। इसमें ना ज्यादा कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मत ढूंढिएगा, एक तरीके का रफ अकाउंट है ये, और कुछ नहीं। अच्छा, रफ अकाउंट बनाने का भी तो कोई सिस्टम तो होता ही होगा, क्यों नहीं भाई साहब, जरूर होता है ना। पहले आप अकाउंट का सिस्टम तो क्रिएट कर लीजिए। सही है जी। ओके, अब आइए हम ये समझ लेते हैं कि ये मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनता कैसे। देखो जी, पहले आप ये डिसाइड करें कि आप कौन से प्रॉफिट से शुरू करना चाहते हैं। हमारी एडवाइस है कि आप कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट से शुरू करें। ओके, तो कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट से शुरू करें ना। वैसे कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट है कितना, आप कॉस्ट शीट में देखेंगे 34,800। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिस्टम ये है कि पहले आप क्रेडिट साइड पे जाएं और लिखें, क्या लिखें, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। क्या लिखें, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स, और अमाउंट है 34,800। सही है, ये है स्टेप नंबर 1। अच्छा, अब रिकंसाइल करते समय या तो आपको करना है प्लस या करना है माइनस। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? या तो करना है प्लस या करना है माइनस। अगर प्लस करने का मन करे ना तो क्रेडिट साइड पे लिख देना, वो ऑटोमेटिकली इसमें प्लस हो जाएगा। और अगर माइनस करने का मन करे तो डेबिट साइड पे लिख देना, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। सोचिए, छोटी सी तो बात बोलिए कि जो जो एंट्रीज ऐड करनी है क्रेडिट साइड पे लिखे, जो जो एंट्री माइनस करनी है डेबिट साइड पे लिखे। ऑटोमेटिकली जब अकाउंट क्लोज होगा तो एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, और वो बैलेंसिंग फिगर होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। बहुत सिंपल कंसेप्ट है यार, इसमें है ही क्या। देखिए, कॉस्ट शीट में आइएगा, कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड से 90,000, कितना है 90,000। फाइनेंशियल बुक्स में है 98,000। अब रुकिए, कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम हुआ 90,000, फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया 98,000। फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट ज्यादा कम हो गया, ज्यादा कम हो गया। चलो आप भी अपना प्रॉफिट थोड़ा कम करो।
आपका प्रॉफिट कम हुआ 90,000, फाइनेंशियल बुक्स का कम हुआ 98,000, आप भी थोड़ा प्रॉफिट कम करो। कितना कम करना होगा? 8,000 माइनस करना चाहते हो ना, इसका मतलब डेबिट साइड का सहारा लें। फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस रिकॉर्डेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स। अब ये बताओ, ये जो मैंने एंट्री डेबिट साइड पर लिखी है, क्या इसके पीछे मैंने कोई डेबिट क्रेडिट का रूल लगाया है? क्या मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट है, ये अकाउंट है, वो अकाउंट है? ऐसा मैंने कुछ कहा? ऐसा मैंने कुछ कहा नहीं? कहा ना। मैंने क्या कहा? यार माइनस करने का मन कर रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे लिख के माइनस हो जाता है। अब आप मुझे बताओ साहब, ये कौन सी सोच है? ये मेरी कन्वीनियंट सोच है जी। ये अकाउंट के कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन पर बेस नहीं है, इसलिए इस अकाउंट का नाम है मेमोरेंडम अकाउंट। ठीक बात है? ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट बुक्स कहते हैं कि हाँ जी, आपके ऑफिस ओवरहेड्स है 88,000, तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया 88,000। फाइनेंशियल बुक्स वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम इतना प्रॉफिट थोड़ी कम करेंगे, हमारा ऑफिस ओवरहेड तो खाली 85,000 है। कॉस्ट बुक्स में एक्सपेंडिचर ज्यादा लिखा गया, प्रॉफिट ज्यादा नीचे चला गया, थोड़ा तो ऊपर उठाना ही पड़ेगा। कितना? 3,000 रुपए। वाजिब। अच्छा जी, अब आगे बढ़े। देखिए, जो कॉस्ट शीट आपने बनाई थी उसमें क्लोजिंग स्टॉक था 52,800 और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 52,800। फाइनेंशियल बुक्स वाले कहते हैं नहीं 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 44,800। कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है 8,000 रुपए। फिर से चेक करें, 52,800 और 44,800 में 8,000 का फर्क है। कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट 8,000 जो है वो आगे बढ़ चुका है, आप उसको कम करें, और कम करने के लिए आप डेबिट साइड का सहारा लें। देखो जी, और कोई एंट्री मुझे दिख नहीं रही कि जिसका मुझे रिकंसिलिएशन करना पड़े, तो आप कहानी को फिर यहां रोकिए, कहानी को फिर आप यहां रोकिए। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 37,800। ठीक है जी, कितना आ गया? 37,800 ना। ओके, जो 37,800 है इसमें से आप डिडक्ट कर दे 8,000 8,000, बैलेंस आ गया 21,800। ये जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आया है इसको आप क्या नाम देंगे? ये क्या है? दिस इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। वाजिब। अब अगर मैं अगर कहूं जी अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि रिकंसिलिएशन अकाउंट? मैं बताऊं, आपको ज्यादा पसंद आया है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, क्योंकि आपने हमेशा अकाउंट को पसंद किया है स्टेटमेंट के मुकाबले।
आपसे पूछा जाना कि कैश अकाउंट पसंद है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप कहते हैं कैश अकाउंट। जब भी अकाउंट्स के स्टूडेंट से पूछोगे कि अकाउंट के स्टेटमेंट, तो आप कहोगे अकाउंट। लेकिन मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट रेकमेंडेड नहीं है कि आप बनाएं, वो तो क्वेश्चन ने कहा था इसलिए हमने बनाया है जी। अब एक काम करें, एक और क्वेश्चन करें जिसमें हमको ऐसा ही मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाना पड़ जाए। ये तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया ना। मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, बात एकदम परफेक्ट है।